हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीकरण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लेकर के आए आपके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में जो हमने कवर अप करा था वो करा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी के साथ आपको हर चीजें बताई थी और लिखवा दी थी। ठीक है, अब हम आ गए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। अगर आपने स्कूल में क्लासेस अटेंड करी हैं, अगर आप वहां पे थोड़े से भी अलर्ट थे, एक्टिव थे, तो आपने एटलीस्ट ये बात सुन तो ली होगी कि बेटा टीचर ने कहा कि बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना ये पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये बात समझिए आप, ये स्कूल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पर्सपेक्टिव से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए चलेगा, ये टॉपिक कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। हालांकि अगर इस टॉपिक को हम चेक करें ना तो टॉपिक है बड़ा सिंपल, बट इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको जबरदस्त तरह से पढ़ना ही चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें जो आपको जो टॉपिक दिख रहा है ना, वर्क एनर्जी, और उसके बाद थ्योरम तो आने वाला है। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी दरअसल एक ही तरह की चीजें होती है। ठीक है, अगर आप कभी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, अगर आप कभी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, तो जो वर्क आपने करा है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा आया जाए शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, जरा गौर करते हुए चलेगा। मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कुछ वर्क करते हैं, तो जो आपने वर्क करा वो उसके अंदर स्टोर हो गया है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो इससे कहानी और भी ज्यादा क्लियर होगी। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको इतना तो पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करेंगे, ठीक है, अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करेंगे तो वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, get stored inside the body in the form of its energy, in the form of its energy। तो अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। इस स्टेटमेंट को लूप पे लगा लेना, सुनते रहना बार बार, बिकॉज द थिंग इज दैट कि ये जितना इंपॉर्टेंस 11th में होल्ड करता है उतना ही इंपॉर्टेंस 12th में भी ये फंडा होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो गेट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी। अब जरा गौर करें ये एग्जैक्टली होता कैसे है। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अपने पास एक ग्राउंड सरफेस है, ये क्या है हमारे पास, ग्राउंड सरफेस है। अब हो क्या रहा है कि हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m के बराबर होगा। अब उस बॉडी को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर रहे हैं यहां तक। अब बेटा ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है यहां से, ये हाइट है h के बराबर। मतलब अगर मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करवा रहा हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोड्यूस करवाया बॉडी के अंदर वो कितना करवा दिया, h के बराबर। तो यहां पे हाइट कितनी आ गई है, h के बराबर। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, ठीक है, इस बॉडी को लिफ्ट अप करने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा पक्का। इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाने में, इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाने में मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ा होगा। और जो भी मैंने वर्क करा होगा इस सिस्टम के अंदर, वो इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया होगा उसके एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, एनर्जी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो गया होगा पक्का। अब यहां पर जो स्टोर होता है ना किसी हाइट पर, इसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पूछा मैंने, इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इस बॉडी को इतनी हाइट तक लाने के लिए जो वर्क करा गया होगा इस बॉडी को इतनी हाइट तक लाने के लिए जो वर्क करा गया होगा वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया होगा इसकी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन ऑन द बॉडी। WD का मतलब होगा वर्क डन ऑन द बॉडी। क्या बोलते हो भाई लोग, ये क्लियर हुआ पक्का? ठीक है, साथ साथ चलना, पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करते हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, इसको लिफ्ट अप करने के लिए जो मैंने वर्क करा ना, वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया किस फॉर्म में, इसके एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो तो आप वर्क निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा, आप वर्क निकाल दो। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है,
फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो कितना फोर्स अप्लाई करा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। एंगल बिटवीन होम, तो जरा गौर करना, यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, जैसे अगर इस बॉडी का मास m के बराबर है, ठीक है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इस बॉडी का मास, इस आइटम का मास अगर m के बराबर है, तो इसका वेट कितना काम करेगा, इसका वेट काम करेगा mg के बराबर। कितना काम करेगा, mg। अब काफी बच्चों को यहां पे डाउट आता है कि सर ये वेट जो होता है ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो वेट दरअसल वो फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। जैसे मान ले अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई साहब आपका मास क्या है, तो आपने बोला सर 60 kg, मैंने बोला बहुत बढ़िया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपका वेट क्या है, तो वेट कभी भी 60 kg नहीं हो सकता, बिकॉज kg बोले तो मास, और वेट क्या होता है पता है, वेट होता है दरअसल फोर्स। वेट क्या होता है, फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ। तो बेटा अगर वेट फोर्स है तो यूनिट क्या होगी उसकी, भाई चमका, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन होगी। अब इसी फंडे को जरा यहां पे कट कॉपी पेस्ट करना। अगर इस बॉडी की बात करूं मैं, इस बॉडी का मास कितना है, m के बराबर। अगर किसी भी आइटम का मास अगर m के बराबर होगा तो उस आइटम का वेट कितना हो जाएगा, mg के बराबर। और वो वेट कहां काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कहां काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब जरा गौर करना, बहुत सिंपल सी बात है। मान ले एक आइटम यहां पर है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो वेट काम कर रहा है वो नीचे काम कर रहा है 10 न्यूटन। अगर इसका वेट नीचे काम कर रहा है 10 न्यूटन, तो मुझे इसको ऊपर उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 10 न्यूटन। आया, तो वैसे ही कहानी मैं यहां पे कैरी फॉरवर्ड करता हूं, बस साथ साथ बने रहो। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब भाई साहब इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाने के लिए आपने कितना फोर्स अप्लाई करा, जितना बॉडी का वेट था उतना तो आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम फोर्स, ठीक है। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। आप बॉडी को एच की हाइट तक लेकर के जा चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एच। भाई साहब अब आता है खेल, यहां पे थीटा कौन सा एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अगर मैं इस आइटम को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो अप्लाइड फोर्स कहां लगा दिया, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब दोनों ही चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो कितना एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा cos 0। और यहां पे गलती मत कर देना बेटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, वर्क के बराबर। और ये आ गया mgh। क्या आप बोलते हो, पक्का, डन। भाई साहब ये 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। बट मेरा काम क्या था, मैं तुमको ना ये सिखाना चाह रहा था, मैं तुमको यह सिखाना चाह रहा था कि एनर्जी बेशक mgh के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो एग्जैक्टली वर्क के बराबर भी तो है। मतलब सिस्टम पे मैंने जो भी वर्क करा वो उसके अंदर स्टोर हो गया है उसके एनर्जी के फॉर्म में। सिस्टम के ऊपर मैंने जो भी वर्क करा वो उसमें स्टोर हो गया उसके एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या आता है, mgh। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, पक्का। छापो उसको तुरंत से पहले, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। चलो क्लियर करते हैं इसको। तो अब जरा आ जाए एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है द एंटायर मास पोजेसेस एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, अगर कहीं पर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास एनर्जी तो होना लाजमी है, ठीक है। अब जरा गौर करो, एनर्जी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई ये जो लिखा हुआ है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कितना फेमस स्टेटमेंट है यार। ये कितने बार तो सुन लिया होगा हम लोगों ने, ठीक है। तो सही बात है, एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो बस एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। इस पर तो अपन को चर्चा करनी है एकदम डिटेल में बैठ करके, तो वो तो करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सब जो होते हैं वो आपके आंसर को क्लासी बनाते हैं, आपके आंसर को अच्छा रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है। हालांकि कांस्टेंट है लेकिन कितनी है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वही मैंने बात करी इसके बारे में। और एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। भाई साहब अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको फ्यूचर में वर्क करके दिखाएगा। क्या आया समझ में, जल्दी बताओ। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी होगी तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको वर्क करके दिखाएगा। अगर एनर्जी ही नहीं है, अगर ढीला सा बच्चा है, ढीला सा बंदा है, तो क्या वो कुछ काम करेगा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे, नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर कभी किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी है ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको फ्यूचर में कुछ वर्क करके दिखाने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात हो जाती है, ठीक है। चले क्लियर दैट, आगे बढ़े।
ये कहानी थी आपके पास एनर्जी के बारे में, बेसिक आउटलाइन था, ठीक है, बेसिक आउटलाइन था कि एनर्जी होगी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो आपको फ्यूचर में कुछ वर्क करके दिखाने वाला है। ओके, अब एनर्जी के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में दो तरह की चीजें एकदम चमकते रहती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आ गया पहला कंटेंट काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एक बात सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी उन बॉडीज के पास होती है जो बॉडीज मोशन में होती हैं, ठीक है। अगर बॉडी कोई रुकी हुई है, जैसे मान लिया मैं यहां पे खड़ा हो गया, ठीक है, अगर मैं रुक गया तो मेरे पास अभी कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जीरो। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? जीरो। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आती ही मोशन के कारण है, मोशन के बलबूते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना लाजमी है, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। ये लो आ गया, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब उसके मोशन की वजह से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, या फिर ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, पक्का। अब काफी लोगों को ना दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया होगा, सर इतना तो हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसमें एम क्या होता है? मास होता है, वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है। वही तो मैंने कहा था, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास क्या वेलोसिटी है? जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, भाई साहब मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी का? जीरो आएगा, ठीक है। मैंने वही कहा था कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बकायदा है, ठीक है। चलो, ये था उसका एग्जाम, ये था उसका डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी का। एक और बात जरा सुन लीजिएगा, एनर्जी किसी भी तरह की हो, एनर्जी किसी भी तरह की हो, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं मतलब आप वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है ना। तो अगर आप किसी सिस्टम पे कुछ वर्क करेंगे तभी तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वर्क की यूनिट जूल्स होती है तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? पक्का। तो सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करेंगे तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। वर्क की यूनिट जूल्स होती है, एनर्जी की भी क्या होती है? जूल्स होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? बॉडी अगर मोशन में आ गई है तो उसके मोशन के बलबूते पे उस बॉडी के पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलें एग्जाम्पल्स पे जरा गौर किया जाए। एग्जाम्पल क्या है इसका? पहला, विंड मिल वर्क्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। सही बात है, कहीं खड़ा है अगर विंड मिल, ठीक है, हवा चल रही है तो हवा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसके बलबूते पे विंड मिल का रोटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो विंड मिल ऑब्वियसली वर्क्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। अगला वाला पॉइंट चेक करना, अ नेल। नेल का मतलब भाई साहब वो समझ गए ना तुम, नाखून मत समझना इसको, नाखून मत समझना, ये कील है। इस नेल का मतलब क्या हो जाएगा? कील। दीवार पे ठोकते हैं ना, ठीक है, फिर उसमें आप चिपकाते, फिर उसमें आप टांग देते हैं फोटोज, ठीक है। तो यहीं पे वो जो नेल है उसका मतलब क्या होता है? कील, ठीक है। तो अ नेल इज ड्रिवन इनटू अ वुडन ब्लॉक, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है, उसके अंदर आपने एक नेल को गाड़ दिया है। वो कैसे गाड़ा आपने? ऑन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर स्ट्राइकिंग द वुडन ब्लॉक, ठीक है। मतलब ये जो हैमर था ना, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा, ठीक है। तो ये नेल का मतलब कील हो गया, हैमर का मतलब हो गया हथौड़ा। अब हथौड़े से जैसे आप हिट करते हैं ना, तो जो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है, हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके आप उस नेल को ब्लॉक के अंदर ड्राइव कर देते हो, ठीक है। ब्लॉक मतलब वुडन ब्लॉक, ठीक है। तुम चाहो तो घर के दीवार पे टांग दो, कोई दिक्कत थोड़ी हमको, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? अब बुलेट। बुलेट मतलब गाड़ी वाला बुलेट नहीं है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, गन से निकलने वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पियर्स मतलब छेद देता है, ठीक है। A bullet fired from a gun can pierce मतलब छेद देगा through a target on account of its kinetic energy of the bullet, ठीक है। जैसे मान ले कोई टारगेट है, ठीक है, अब उस टारगेट पे अपन ने स्ट्राइक करा मतलब अपन ने ये एम करा, पूरा एम लिया, शूट किया, ठीक है। जैसे यहां से निकलती है ना वो गोली, बुलेट जो निकलती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बूते पे, उसके काइनेटिक एनर्जी के बल बूते पे वो उस टारगेट को पूरा छेद देती है, ठीक है। इट कैन पियर्स थ्रू द टारगेट ऑन अकाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा आपको समझ में आ गया? बस फीलिंग वाली बात है भाई यहां पे, ठीक है। चले ओके। आप पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पे आएंगे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम पे चलो ना भाई साहब, पहले क्या समझना पड़ेगा आपको? एनर्जी को समझना पड़ेगा। उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के यहां पर फंडे बता दिए, ठीक है। और भी डीप में जाने वाले हैं। यहां पे आ गया डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जरा गौर करिए, बड़े इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहां पे, और मान लेते हैं कि ये बॉडी अभी रेस्ट पर है, मान लेते हैं कि बॉडी अभी रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा भाई साहब, अगर आप इस बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर एक फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाना चाहता हूं, मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है F के बराबर। कितना फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, F के बराबर। तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होने वाला है। अच्छा एक काम करता हूं, सुनो तो, ये जो चीज थी ना, ये थी इनिशियली, ठीक है। ये चीज मुझे कब दिखाई दे रही है, ये इनिशियली दिखाई दे रही है जब मैंने बॉडी पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करा है, लेकिन अब मैं अप्लाई करने वाला हूं इस बॉडी के ऊपर फोर्स, ठीक है। तो जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो यही वाली बॉडी, सेम बॉडी है, सेम बॉडी, इसका बॉडी का मास कितना होगा, m के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये वाली बॉडी अब मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये वाली बॉडी अब मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। तो भाई साहब अब यहां पे आपको निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। मैंने हमेशा बोला है एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी। अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करोगे तो वो वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मैं सिस्टम पे कुछ वर्क करूंगा, ठीक है, वो उसमें स्टोर हो गया उसकी एनर्जी के फॉर्म में। अब मैंने कितना वर्क करा वो भी तो मैटर करता है ना भाई साहब, कितना वर्क करा वो भी तो मैटर करता है। अब जरा गौर करिए, वर्क हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्या बोलते हो, पक्का? चलो ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे को यहां पे लग नहीं रही, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि हमने फोर्स भी अप्लाई किया था इसी डायरेक्शन में और बॉडी का मोशन भी इस तरफ ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने फोर्स अप्लाई करा इसी डायरेक्शन में और बॉडी का मोशन भी इसी तरफ हो रहा है, मतलब यहां पर फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0। एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मानोगे इस बात को क्या बोलते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और बगल में कौन आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है, बगल में कौन आ रही है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैंने बताया था अभी जस्ट, जहां मैंने फोर्स अप्लाई करा वहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया सेम। तो अगर दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो एंगल विल बी नथिंग बट 0। एंगल कितना हो जाएगा मेरा भाई 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, गलती मत करना बेटा, मैंने देखा है बहुत लोग यहां पे काम खराब कर लेते हैं, पता नहीं क्यों cos 0 0 आता है उनका। तुम्हारा भी आ रहा था क्या, सही बताओ, तुम्हारा नहीं आ रहा था? मतलब तुम जानते हो कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर, और ये वर्क कितना आ गया, m इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, कहां से हम ध्यान देने वाले हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। काहे की थर्ड इक्वेशन सर, यहां तो इक्वेशन आपने बनाई नहीं है बेटा, यहां की इक्वेशन नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कई लोग को आ रहा होगा क्या बात कर रहे हैं सर, 3 इक्वेशंस होती हैं क्या? हाँ भाई 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सी इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है पता है ना, 2as अभी बताया था इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। मुझे यहाँ पे as की रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, a इंटू एस की रिक्वायरमेंट है। तो a इंटू एस क्या हो जाएगा पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, पक्का, डन। अब जरा ध्यान देना इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क बेटा ये पड़ने वाला है वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये कितना आ गया था, देखो बेटा m को बिल्कुल मत टच करना। उसके बाद a इंटू एस किसके बराबर आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब कायदे की बात यह है, कायदे की बात यह है कि सिंस द बॉडी वॉज एट रेस्ट, सिंस बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मैं बहुत डिटेल में तरीके से बता रहा हूं, तुम भी तरीके से लिखते हुए चलना, ठीक है। सिंस द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी जो है ना वो इनिशियली रेस्ट पे थी। अगर इनिशियली रेस्ट पे थी इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 के बराबर। कहां बॉडी मूव कर रही है भाई, लिखा तो है इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यहां पे लिखा भी हुआ है। तो अगर रेस्ट पर है मतलब यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो देयरफॉर वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू एम, उसके बाद वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2। देयरफॉर सीधी बात है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2। क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुमने बोला सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, लेकिन ऐसे आता है क्या, याद चल गया पता। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया है, यह आ गया है एम वी स्क्वायर बाई 2, हाफ एम वी स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का आया समझ बेटा? अगर आपके पास समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं तो ये बोलता हूं कि जब तक मैं पढ़ाता हूं तो कॉपी किताब लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ चलते हुए लिखते हुए चला करो। ठीक है, तुम्हारा काम बहुत जबरदस्त हो जाएगा। चले ठीक है, आप इसको जल्दी नोट कर लीजिए। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो क्लियर कर दें इसको, अब चले क्लियर करते हैं इसको बेटा। तो ये अपन ने क्या कार्यक्रम करा, ये अपन ने करा है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। आ गया फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। और पूरे डेरिवेशन के दौरान तुम्हारा ध्यान दरअसल इस बात पे अटका होना चाहिए कि निकालना तो एनर्जी है, लेकिन सर निकाल रहे हैं वर्क। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी ही वर्क के बराबर होता है और वर्क ही एनर्जी के बराबर होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का डन, आगे बढ़े। चल इसको नोट कर लिया होगा, क्लियर करते हैं। बहुत जबरदस्त, ये वाला काम तो तुम्हारा हो चुका है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब आ गया है रिलेशन बेटा, रिलेशन किसके बीच की रिश्तेदारी, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम विद प्रॉपर ग्राफ। अच्छा भाई साहब, मतलब रिलेशन भी बताना है और ग्राफ के साथ साथ बताना है। तो पहली बात तो है, जिन दो चीजों के बीच में आपको रिलेशन चाहिए ना, क्या आप उन दो चीजों से वाकिफ हैं? क्या आप उन दो चीजों को जानते हैं? तुमने बोला हाँ सर इसको तो हम जानते हैं, इसको तो अभी देख करके आए थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को तो अभी देख करके आए थोड़ी देर पहले। हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मैंने बोला बढ़िया, इसमें हाफ तो प्योर कांस्टेंट हो गया, एम क्या हो गया, उस बॉडी का मास हो गया, और वी क्या हो गया, उस बॉडी की वेलोसिटी हो गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का? अब जरा गौर करिएगा इसका मतलब ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आप जानते हैं ना लीनियर मोमेंटम को पी से कहते हैं रिप्रेजेंट, लीनियर मोमेंटम को पी से कहते हैं रिप्रेजेंट। और लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इस बात को दिमाग में चिपका लेना अच्छे से। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यहां पर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है जिस बॉडी का मास है m के बराबर, और ये बॉडी दरअसल ऐसे मोशन दिखा रही थी, इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी v के बराबर, तब जा करके हम कहते हैं कि अच्छा इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अगर बॉडी रुकी हुई है ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास मोमेंटम होगा क्या, कतई नहीं होगा। क्यों, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसके पास क्या हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी यहां जीरो पुट करना, कितना आ जाएगा, मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ठीक है सर, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, जरा गौर करिए। सिंपल सी बात है भैया, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए आप क्या यूज करते हैं, मास के लिए केजी यूज करते हैं ना भाई, पक्का डन। उसके बाद बगल में कौन से पक्के बैठी है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। चले एक और चीज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। क्या बहुत लंबा जाएगा, नहीं भाई बहुत लंबा नहीं जाएगा। क्यों, देखो बहुत सिंपल चीज है। एम का मतलब क्या होता है, मास। मास के लिए हम डायमेंशनली बड़ा वाला एम यूज करते हैं, पक्का डन। उसके बाद क्या है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर मतलब बोले तो लेंथ, पर सेकेंड बोले तो t-1, ये आ गया। बस इतना सही है। ठीक है, मोमेंटम को पूरा खोल के मैंने बता दिया। ठीक है, चलें ओके डन, क्लियर करें। ये था। अब ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि हमको आगे चल करके अभी यहां पे रिलेशन निकालना है बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है इससे तो हम वाकिफ हो चुके हैं, इससे वाकिफ होना बचा हुआ था, वो मैंने करवा दिया। ठीक है भाई, नोट तो आप लोगों ने कर लिया था ना, पक्का। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। चलें अब निकालने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई शुरू हो जाओ, जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं इसका पूरा रिलेशन। गौर करना अच्छे से। देखो आप सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है।
राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड। और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहां पे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है सर, क्यों करना है मल्टीप्लाई डिवाइड वो तो बता दूंगा मैं, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो क्या इससे आप बुरा मान जाएंगे? नहीं मानना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं डिवाइड भी तो कर रहा हूं ना, सो आई एम बैलेंसिंग द इक्वेशन एज सच। ठीक है, चलें, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा? बहुत मस्त काम होने वाला है। k इज इक्वल टू, एक काम करो पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां पे mv का स्क्वायर पहले से मौजूद था, तो mv के स्क्वायर को तो मैं टच ही नहीं कर रहा। अब मैंने मल्टीप्लाई करा m से, तुमने बोला सर बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो मतलब डिवाइड भी कर दो। 2 पहले से मौजूद था, m से डिवाइड कर दिया। बेटा काट मत देना, वापस वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करा है किसी लॉजिक के तहत ना। अब वो लॉजिक क्या होगा जरा गौर करिए। एम वी का स्क्वायर इंटू एम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर काट दें एम से एम, भाई मत काटना, वापस वहीं पहुंच जाओगे, कुछ लॉजिक है इसके पीछे का, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एम स्क्वायर वी स्क्वायर, अगर आप मेरी बात समझे, अगर आप मेरी बात माने, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, चमका पक्का। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2m। क्या आ जाएगा? 2m। ठीक है, नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, मतलब जैसे कि हमको पहले से ही मालूम है, हम बहुत समझदार हैं, जैसे कि हमको पहले से ही मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। एज वी ऑलरेडी नो कि m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो देयरफॉर कहानी दरअसल ऐसे रंग लाने वाली है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर था, मतलब ये हो जाएगा p स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? 2m आ रहा है। देयरफॉर आप एक बात समझ जाइए कि यहां से p स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2mk। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2mk हो जाएगा। और उसके बाद जब p निकालना होगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mk के बराबर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज the relation between linear momentum and the kinetic energy, so this particular thing p equal to under root of 2mk, this is the relation for momentum and kinetic energy। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? पक्का? डन। ठीक है, एक बार जरा इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलें पक्का, चलें इसको जरा क्लियर करते हैं। ये तो हो गया ना पक्का, चलो इसे क्लियर करते हैं। रिलेशन क्या आ गया आपके पास? लिख देना कि हाँ भैया रिलेशन आ गया है, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे ना तुमको एक चीज सिखा रहा हूं, बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ना एक अटैच्ड फॉर्मूला आता रहता है बार बार। ठीक है, वो फॉर्मूला किसका होता है? वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। किसका फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज। ठीक है, अगर आपको, अच्छा एक काम करता हूं ना, ये कंटेंट तो क्लियर हो गया आप लोग को है ना, ये फॉर्मूला भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक एडिशनल चीज। ठीक है, मतलब सवाल के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर x में निकालना है परसेंटेज चेंज, तो x की फाइनल वैल्यू माइनस x की ही इनिशियल वैल्यू अपॉन नीचे आ जाएगी x की ही इनिशियल वैल्यू, इनटू करना पड़ेगा आपको 100% के साथ। तो क्या बोला मैंने? अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है किसी भी चीज में, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू कर दीजिएगा 100% से, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चले ठीक है, ये परसेंटेज चेंज लिख लो, इसको लिख लो, ये काम आने वाला है। ठीक है, चले क्लियर करें, इसको नोट कर लिया होगा, चलो डन। अब यहां पे क्या पूरा काम खत्म हो गया? रिलेशन निकालना था, निकाल दिया, p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, लेकिन एक काम बचा हुआ है विद प्रॉपर ग्राफ। ग्राफ भी तो बनाना बचा है ना। ठीक है, तो जरा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई फॉर्मूला क्या आ गया? p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। इसमें k काइनेटिक एनर्जी, m बॉडी का मास, p बॉडी का मोमेंटम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब देखो भाई 3 ग्राफ बनेंगे, और वो 3 ग्राफ कैसे बनेंगे? एक ग्राफ में अपन क्या करने वाले हैं? मोमेंटम कर देंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो m और k के बीच में ग्राफ बनेगा। एक में अपन m कर देंगे कांस्टेंट, तो p और k के बीच में ग्राफ बनेगा। एक में अपन k कर देंगे कांस्टेंट, तो m और p के बीच में ग्राफ बनेगा। तो पहला केस अपन लेकर के चलते हैं। पहले वाले में क्या बोल देता हूं कि इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। देखो भाई ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ऑफ 2mk, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। चले अब क्या है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2mk। अरे p था रूट ऑफ 2mk, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2mk। ठीक है, एक काम करो जल्दी, पहले जरा इसको नोट करो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं।
चलिए ठीक है, ओके डन। देख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। तो यहां से क्या आ रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 2m के बराबर आ रहा है। अब अगर यहाँ पे p ही कांस्टेंट हो गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2m के इक्वल टू हो चुका है सर कांस्टेंट। और जैसे मैं इसमें खेलूंगा तो m क्या आ जाएगा पता है, यहाँ पे m जो है ना, या देखो बेटा क्या लिखना है कायदे से, ये तो कांस्टेंट अपॉन लिख दो 2 के। अब यहां से क्या बात समझ में आती है कि देयरफॉर m, यहां से ये बात समझ में आती है कि देयरफॉर m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। m क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां पे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आ रहा है मास, ठीक है, और मोमेंटम हो चुका है कांस्टेंट, मोमेंटम हो चुका है कांस्टेंट, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जैसे मास बढ़ेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, और मास के बढ़ते साथ अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। जीरो मत टच करवा देना, जीरो मत टच करवा देना, ठीक है। ये वाली बात पल्ले पड़ गई पक्का। एक काम करो, जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है, ओके डन। ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोग का। अब जरा आ जाओ उसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। पहले यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है देखो, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के कर लो ना। P क्या होता है, रूट ऑफ 2m के, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m के बराबर, ठीक है। अब मोमेंटम हम कांस्टेंट कर चुके थे, अगला वाला केस क्या आने वाला है, मोमेंटम कांस्टेंट कर चुके थे। अब अगला वाला ग्राफ बनेगा जब मास इज कांस्टेंट, ठीक है। अगला वाला केस बनेगा जब मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो कार्यक्रम क्या होने वाला है, जरा गौर करिए। मास कांस्टेंट है तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। पक्का आया समझ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मास कांस्टेंट है तो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो अब इसका ग्राफ बनने वाला, देखो m कांस्टेंट हो चुका है तो ग्राफ बनेगा p और k के बीच में, ग्राफ बनेगा p और k के बीच में, और इसका जैसा ग्राफ बनता है ना वो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 करो, ठीक है। कर लिया, नोट कर लिया, ओके डन क्लियर। चलो 3 2 1 रेडी गो डन, ओके। अब अगला जो आखिरी केस बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, देखो भाई साहब वही वाला फॉर्मूला है, पी स्क्वायर क्या हो गया था 2m के बराबर। पहले केस में p कर दिया कांस्टेंट, अगले वाले केस में m को हमने कर लिया कांस्टेंट, आखिरी वाले केस में हम कर लेंगे k को कांस्टेंट, ठीक है। तो आखिरी वाला केस क्या है कि इफ k इज कांस्टेंट, k का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तब क्या खेल होने वाला है, जरा गौर करिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, k हो गया है कांस्टेंट, तो यहां से p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो यहां पे k हो चुका है कांस्टेंट। अब जो ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है p और m के बीच में, ठीक है, p और m के बीच में। उसमें भी देखो बेटा मोमेंटम बेसिकली डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर भी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां पे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो मास होगी, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, ठीक है। जब यहां पे ग्राफ बनता है ना तो ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई है पक्का डन, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ्स होते हैं, मतलब इसका इंपॉर्टेंस है तो सही, ठीक है, बिकॉज जब तक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आता है ना तो वहां पे एक पॉइंट बना रहता है कि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ग्राफ 3 तरह के बनेंगे बिकॉज 3 ही टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। एक केस में p कांस्टेंट हो गया तो ग्राफ m और k के बीच में था, एक केस में m कर दिया कांस्टेंट तो ग्राफ p और k के बीच में था, आखिरी वाले केस में k को हमने कर दिया है कांस्टेंट तो ग्राफ p और m के बीच में है। ये रहा आपके सामने पक्का डन। चलें इसको जरा नोट करिए जल्दी से, पहले जल्दी करिए जल्दी करिए, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। चलें अब इसे करा जाए क्लियर, रिलेशन वाला काम तो आपका हो चुका है। अब आ गए हैं हम एग्जैक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, ठीक है। ये सब जो पढ़ाया आपको ये प्री रिक्विजिट था, अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना बड़ा आराम का मामला होने वाला आपके लिए, ठीक है। तो जरा इसका एक बार अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ये क्या स्टेटमेंट वाइज बोलना चाह रहा है, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी।
चलिए ठीक है, फिर देख लिया होगा आप लोगों ने इसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस थ्योरम या इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कार्यक्रम होता है पूरा का पूरा, वो बाकायदा तरीके से देख लो, दिमाग में अटका लो, क्योंकि ये सवाल आना ही आना है एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है देखना जरा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, सो दैट वर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले मैं आपको ना दो सिंपल चीजें हैं, एक बार मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, उससे कार्यक्रम क्या आपका आसान रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाएं तो उसको प्लीज याद रखिएगा कि वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां पर ऑब्वियसली थीटा कौन सा एंगल होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या होता है जरा गौर करते हुए चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है 100 जूल्स। कितनी है? किसी बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 100 जूल्स है। ठीक है, अगर हमने उस बॉडी के ऊपर वर्क कर दिया है 400 जूल का, अगर हमने उस बॉडी के ऊपर वर्क कर दिया है 400 जूल का, ये वर्क डन ऑन द बॉडी है बेटा। ये क्या है? वर्क डन ऑन द बॉडी। ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से। ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल दरअसल वर्क एनर्जी थ्योरम को समझाने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, अगर आप ये एग्जांपल समझ जाते हैं ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल सी बात आपको लगने वाली है। ठीक है, चलिए गौर करिए बातों पे। किसी बॉडी के पास इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? 100 जूल। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी इंस्टेंटेनियसली याद नहीं आ रहा है तो लेट मी राइट दिस फॉर यू। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जिस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है उस बॉडी का मास हाफ और उस बॉडी की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करिए। अगर किसी बॉडी के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स की, पक्का। अब अगर मैं उस बॉडी के ऊपर वर्क कर देता हूं 400 जूल का, अगर मैं उस बॉडी के ऊपर वर्क कर देता हूं 400 जूल का, तो एक बात डन है, दिमाग में अटका लो। बॉडी के पास पहले कितनी एनर्जी थी? 100 जूल की एनर्जी थी, उस पर वर्क कर दिया 400 जूल का, तो ये इसमें ऐड ही हो गया ना, ये इसमें ऐड हो गया ना। तो अब ऐड होने के बाद बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी फाइनली, दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नथिंग बट 500 जूल। कितना हो जाएगा? 500 जूल का हो जाएगा। अब एक बात मैं तुमको बताता हूं, जरा गौर करना अच्छे से। पहली बात तो ये समझो, कितना वर्क करा सर? वर्क तो करा हम लोगों ने 400 जूल का। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब अगली बात मुझे बताओ भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मैं के लिखूं या मैं के ई लिखूं एक ही बात होगी। मैं दरअसल रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अब डेल्टा के ई का मतलब क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जमाने भर में किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना होता है, उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आप चेंज निकालना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हो भाई लोग? पक्का? अब कितनी थी के फाइनल? ये तो 500 थी। कितनी थी के इनिशियल? तो वो तो 100 थी। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 जूल्स। आंसर कितना आ जाएगा? 400 जूल। आपने वर्क कितने का करा? 400 जूल का। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आया? सर ये भी एनर्जी में चेंज आया है 400 जूल का। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि देयरफॉर वी कैन से that work done is exactly equal to the change in the kinetic energy। क्या लिखा है बेटा? work done is exactly equal to the change in the kinetic energy। it's as simple as that। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो भाई? पक्का ये वाली बात समझ में आ गई? अब ये जो एग्जाम्पल था ना, ये एग्जैक्टली जुड़ने वाला है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। तो अभी दिमाग में बस ये अटका लो बहुत बेहतरीन तरह से कि वर्क डन इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। पक्का? चले ओके डन। क्लियर करें इसको? तो पहले भाई काम करना, इसको कॉपी किताब लेके बैठा करो, नोट कर लो तरीके से। ठीक है, या समय का मैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया? चले, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। दिस इटसेल्फ इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। चलें, अब जरा गौर करना, यहां वही लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, पक्का आना है, पक्का आना है, पक्का आना है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं बहुत टाइम से। ठीक है, चलो ओके, अब इसका प्रूफ पे आते हैं कि भाई साहब इसका एग्जैक्टली प्रूफ कैसे किया जाएगा कि सच में ऐसा होता है वर्क इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने भी करवाया था ना आप लोग को,
जो मैंने आप लोग को अभी ये बताया था, दिस वाज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है, बट मैं इसको अब जनरल तरह से प्रूव भी कर देता हूं, ठीक है। इसका प्रूफ मैं कर सकता हूं दो मेथड से। पहला होता है जनरल मेथड, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, और दूसरा होने वाला है तुम्हारे पास कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब जरा गौर करना कैसे करेंगे उसको। तो पहले हम करने वाले हैं प्रूफ बाय अलजेब्रिक मेथड, प्रूफ बाय अलजेब्रिक मेथड, प्रूफ बाय अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब जरा करते हैं शुरुआत, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर करो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बगल में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई लोग याद है ना, तीन इक्वेशंस हुआ करती थी मोशन की, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस बात को दिमाग में अटकाओ अच्छे से। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है कि इक्वेशन क्या थी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी वाली थी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम ये जानते हैं कि 2as क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे यहाँ पे a इंटू एस की रिक्वायरमेंट है, तो a इंटू एस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब जो आपने निकाला है a इंटू एस, इसकी वैल्यू को जरा यहां भर दीजिएगा, ठीक है। जैसा आप इसकी वैल्यू को यहां भरेंगे तो आपके सामने क्या चीज प्रकट होने वाली है, वो ये होने वाली है कि भाई साहब वर्क आ जाएगा। देखिए मास को बिल्कुल मत छेड़िए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 कर दीजिएगा। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो रही है क्या, पक्का डन। अब जरा गौर करना क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट खोल दो ना, है ना। और ब्रैकेट खोलने टाइम पे भाई एक बात जरा दिमाग में अटका लेना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास तो मास है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। भाई साहब वेलोसिटी बेसिकली दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब आपने पहली बार बॉडी को देखा, जब आपने पहली बार बॉडी को देखा, तब बॉडी के पास जो वेलोसिटी थी उसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। पहली बार बॉडी को देखा से मेरा मतलब ये था कि उस समय टाइम इक्वल टू जीरो था, ठीक है। उस समय टाइम इक्वल टू जीरो था। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा बेटा एम यू स्क्वायर बाई 2। अब मैंने जो तुमसे बात कही थी फाइनल की और इनिशियल की, वो इसी को समझाने के लिए की थी, ठीक है। वेलोसिटी यहां पे u का मतलब क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। अगर इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी आ रही है तो ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पता है ना हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, याद करो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इवैल्यूएटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी फाइनल आ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो वेलोसिटी इनिशियल आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी। आया आपको समझ। अब जरा एक बात पे गौर करिएगा तरीके से, ध्यान दीजिए। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसका मतलब होता है दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नथिंग बट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। और बस यही तो था भाई साहब, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, जरा गौर करिए, यहां पे गौर फरमाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम में तो वही तो लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, मतलब वर्क डन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या कि अलजेब्रिक मेथड से वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ हमने कर लिया। तो आपका काम बस ये है, जल्दी इसको नोट करो, समय कम है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आने वाले हैं इसके कैलकुलस मेथड के ऊपर, जल्दी करो। चलें ठीक है, ये वाला आपका डन हो गया होगा। मैंने पहले भी कहा था कि इसको प्रूव करने के दो होने वाले हमारे पास फंडे। पहला होगा अलजेब्रिक मेथड जो कि एकदम डन डनाडन डन है। अब दूसरा होगा तुम्हारे पास इसका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का नाम सुनते ही काफी लोग सोचते हैं कि यार फिर से आ गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेटा आ तो गया, लेकिन इसका बेसिक अगर आपका क्लियर होगा ना तो आपको एटलीस्ट इस डेरिवेशन के अंदर तो परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। चले पहले इसे क्लियर करते हैं, और जिन लोगों को थोड़ी परेशानी होती है कैलकुलस वाले पार्ट में, उनको मैं जरा थोड़ा सा फिजिक्स में कैसे काम आने वाला है वो एक बार सिखा देता हूं। जरा गौर करिए, जैसे मान लीजिए एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो व्हाट आई गेट इज वेलोसिटी, व्हाट आई गेट इज वेलोसिटी। और अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। आया आपको समझ, चमका दिमाग में। अब भाई सेम काम ना एक बार जरा ऐसे गौर करना,
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब ये है, अगर साफ साफ शब्दों में बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को तोड़ देना, ठीक है, टू ब्रेकअप, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ देना, टू सम अप, या फिर तुम्हारी भाषा में टू पैच अप, ठीक है। तो आया समझ में? तो अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है मतलब वो डिफरेंशिएशन है, अगर कुछ समय के बाद आपका अगर पैचअप हो जाता है किस्मत से तो उसको अपन कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। वही वाला फंडा है, अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। मैं हमेशा ना एक बहुत एग्जांपल देता हूं छोटा सा, जरा गौर करिए। ऐसे मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है ना वो x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक है। x से कुछ याद आया? x इज द वेरिएबल, ठीक है। तो इस रॉड की जो लेंथ है वो किसके बराबर है भाई लोग? x के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, ठीक है, इसके अपन कर दिए भाई साहब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर दो उसके, ठीक है। तो तुम जानते हो एक बात, देखो भाई पूरे की लेंथ क्या थी? x के बराबर थी। जब टुकड़े कर दिए तो हर एक टुकड़े की लेंथ क्या होगी? dx के बराबर, dx के बराबर, dx के बराबर और dx के बराबर। अगर सारे टूटे हुए टुकड़ों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा x। क्या मिलेगा भाई? पक्की बात है ना यार, अगर सारे टूटे हुए टुकड़ों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? x ही मिलने वाला है ना। पक्का, डन, क्लियर। एक बात तो ये थी, इसको तुम जरा ऐसे कोने में नोट करना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम के कैलकुलस का मतलब प्रूफ का पार्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलस को समझने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्री रिक्विजिट तो है, ठीक है। चले, क्लियर, ओके। एक और चीज देख लो, अगर कभी इंटीग्रेट करना पड़ता है x की पावर n को तो इसका आंसर आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। काफी लोग को आता है और काफी लोग को नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अब उनको ऐसा ना लगे कि यार अभी इस टॉपिक में ना सर ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो कि हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं ना बेटा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। चलो ओके, वाला क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है भाई साहब, कभी कभी लिमिट्स लग जाती हैं। जैसे मान लो अगर यहां पे लिखा है मैंने x टाइम्स dx, ठीक है, और मैंने लिमिट लगा दी है यहाँ पे 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना, अगर x लिखा हुआ है तो x की पावर क्या है? 1। x की पावर क्या है यहाँ पे? 1। और फॉर्मूला क्या हो जाता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है? 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आपका हो चुका है, बस लिमिट्स पुट करना बचा हुआ है, आखिरी स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, उसको सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बाई 2, माइनस मतलब x की जगह पे पुट कर दो अपर लिमिट, उसके बाद माइनस करके x की जगह पे हम पुट कर देंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट, मतलब 0 का स्क्वायर बाई 2। बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 बाई 2 क्या होता है? 4 बाई 2 होता है 2, और यहां पे क्या आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? पक्का, डन, क्लियर, चलो ठीक है। तो ये वाली आपकी कहानी रही, ठीक है। ये वाला फंडा भी हमको यूज करना पड़ेगा जब हम प्रूव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। और क्या प्रूव करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करते हैं ना, सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। पक्का, चलो करें शुरुआत। प्रूफ चलेगा बाय कैलकुलस मेथड। पहले प्रूफ चला था बाय अलजेब्रिक मेथड, अब चलने वाला है प्रूफ बाय कैलकुलस मेथड। बहुत सिंपल सी बात है, तुम बस बने रहो, तुमको पूरा समझ में आएगा। और एक बार लेक्चर को देख लो तरीके से तो इतना जबरदस्त समझ में आएगा ना तुमको कि दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। बहुत कम टाइम रिवाइज करना पड़ेगा और तुम्हारा काम जो है वो तरीके से बन जाएगा। बस उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए बस ये कि जब तक लेक्चर देख रहे हो ना तो बहुत ईमानदारी से, बहुत सटीक तरह से देखो, ठीक है। और सिर्फ देखते मत रहो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना, तब जो इंप्रिंट बनेगा ना दिमाग में, दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक डिफरेंस, ठीक है। चलो आ जाए, ठीक है। अब देखो भाई कैलकुलस, देखो यार, अगर तुमको मैं वर्क की एक छोटी सी बात बताऊं ना, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा वर्क करा है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा ही प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो dw क्या हो जाएगा? यहां पे F इंटू ds तो आ ही चुका है। अब फोर्स को अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। पक्का चलेगा आपको इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करना, नाउ सिंस वी नो
दैट सिंस हमको पहले से ही पता है दैट एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सिंस हमको पहले से पता है कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिखा जा सकता है, देयरफॉर एक बड़ी सिंपल सी बात क्लियर हो जाएगी यहां से कि ठीक है भैया, dw को बिल्कुल मत छेड़िएगा, m को बिल्कुल मत छेड़िएगा, एक्सेलरेशन को लिख दीजिएगा dv बाई dt, एक्सेलरेशन को लिख दीजिएगा dv बाई dt, और यहां पे लिख दीजिएगा ds। क्या लिख दीजिएगा? ds लिख दीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल्स टू m। एक काम करो, dv को रहने दो, dv को ऐसे ही रहने दो और इसको ना यहां पे सरका दो, ठीक है। dt को जो है ना वो नीचे से सरका दो ds के नीचे, तो क्या आ जाएगा? ds बाई dt। क्या तुम बुरा मानोगे इस बात पे? क्या तुमको लॉजिकल नहीं लगा? ये कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। तो यहाँ पे नीचे डिवीजन में dt आ चुका है, तो dt को dv के नीचे था या ds के नीचे हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ds बाई dt। अब आपको ये पता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ds बाई dt क्या होता है? ds बाई dt क्या होता है? बता चुका था मैं, ds बाई dt होता है वेलोसिटी। कोई भी पापी इसको dv स्क्वायर मत करिएगा प्लीज, ठीक है। ये v अलग टर्म है, dv अलग टर्म है। तो यहां पे dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है? m v dv। भाई साहब मुझे प्रूव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, और अभी तो मैं वहां पे उसके आसपास ही पहुंचा हूं, ठीक है। तो बस अब तुम्हारा काम खत्म ही हो जाएगा, बस तुम एक काम कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। जैसे तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड्स, तो हमारे सामने क्या आने वाला है, लेट मी शो यू। जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, तो वहां पे क्या था? dw इज इक्वल्स टू mv dv था। अब तुम्हें करना है इसको इंटीग्रेट, करो उसको इंटीग्रेट। अब कहानी में कहने वाली बात क्या होती है? dw का मतलब वेरिएबल ऑपरेटर क्या है? वर्क है, ठीक है। तो देखो, और dv का मतलब क्या होता है? वेरिएबल ऑपरेटर क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? अगर यहाँ पे आपको लिमिट लगाना है तो लिमिट लगती है वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? dv शो कर रहा है कि वेलोसिटी वेरिएबल है। dv क्या शो कर रहा है बेटा? कि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल थी वेलोसिटी तब मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। उसके बाद वेलोसिटी की फाइनल लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होके पहुंच गई है फाइनल तक, तो वेलोसिटी चेंज हुई कैसे? बॉडी के ऊपर कुछ वर्क किया होगा। पक्का है समझ? ठीक है। तो यहां पे अब जरा गौर करना, dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? w लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू m आ जाएगा बाहर, और यहां पे आ जाएगा v टाइम्स dv। लोअर लिमिट है अपर लिमिट है। भाई साहब यहां पे तो चल रहा है w लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू m, तो रह गया है बाहर। भाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2। v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट है u के बराबर, अपर लिमिट किसके बराबर है? v के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू m। अब यहां पे सॉल्व करना, क्या होता है ये? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2। आया समझ? तो यहां से क्या हो जाएगा? w इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। क्या बोलते हो? पक्का डन बेटा, काम यहीं पे खत्म हो गया ना। वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई 2 क्या होता है? k फाइनल माइनस m u स्क्वायर बाई 2 क्या होता है? k इनिशियल। और बस खत्म। k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और इसे ही तो कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को तो कहा जाता है, ये बेसिकली इक्वेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को आपके लिए प्रूव कर दिया है विद द मेथड ऑफ कैलकुलस एज वेल, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट तो लोगे तुम एकदम सीक्वेंस में ना, ठीक है। तो ये रहा कैलकुलस मेथड का पहला स्लाइड, ठीक है। ये यहां से आप स्टार्टिंग करेंगे, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको बकायदा। चलें ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये रहा अल्टीमेट प्रूफ, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है। हो गया होगा आप लोग का पक्का। चलें डन करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इतना पढ़ाने के बाद दिमाग में एक बात तो अटक गई होगी कि हाँ भाई साहब, वर्क इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से डन हो गया है, इसका प्रूफ भी आपको करवा दिया, ठीक है। अब देखिए, अभी क्या करा अपन ने? वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर लिया इसका। अब हम करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का वैसे मतलब क्या होता है? बचाए रखना, ठीक है। लेकिन यहां पे तुम क्या बचा के रखने वाले हो, या क्या बचा रहने वाला है? वो रहने वाला है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन का ना बेसिकली मतलब ये होने वाला है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। इफ समथिंग इज कंजर्व्ड इट मींस इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? इफ समथिंग इज कंजर्व्ड इट मींस इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। पक्का?
आगे बढ़े अब। तो अब सर यहां पे कहा जा रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब इससे पहले ये समझो कि भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी को पकड़ने के लिए आपको दो चीजें पहले पकड़ना शुरू करना पड़ेगा। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके लिए कहानी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बॉडी, और इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी का मास है m के बराबर, और ये वाली बॉडी यहां दौड़ लगा रही है, और दौड़ लगाने की जो वेलोसिटी है इसकी वो है v के बराबर। तब जा करके इस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आती है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कहां पर उसको पोजीशनड करके रखा हुआ है बॉडी को। ठीक है, बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी अटेन होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बॉडी का पोजीशन चेंज करूंगा ना मैं, वर्टिकल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर मैं चेंज करूंगा ना, तो यहां पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होने वाली है। लेकिन अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करूंगा तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी वहां लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख दिया। ये काइनेटिक एनर्जी का सपोर्टिंग फिगर रहा। अब पोटेंशियल एनर्जी का सपोर्टिंग फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो भाई कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये ग्राउंड, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब हमने क्या करा, हम एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले गए, हम एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ लेके चले गए। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट हमने रखी है इस बार, वो हाइट रखी है हमने h के बराबर। ठीक है, अगर इस बॉडी की हाइट h के बराबर है तो ऑब्वियसली इसका मास कितना रहा होगा, m के बराबर। अच्छा, अगर किसी बॉडी का मास m के बराबर है तो बॉडी का वेट कितना होगा, mg के बराबर, और mg इसका वेट हो गया और यहां पे h इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई। पक्का। अब सर इन दो चीजों की बात आपने क्यों करी, वो मैंने इसलिए करी बेटा, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली क्या पढ़ाना है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बताना है तुम लोग को, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, वो बड़ी सिंपल सी बात है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। पक्का, इतना दिमाग में अटक गया क्या, जल्दी बताओ। यहां वही लिखा हुआ है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, ये वाली बात थी मैकेनिकल एनर्जी की। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या है, कंजर्वेशन। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। अब तुम्हारा अगला सवाल आना चाहिए, तो सर अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। कंजर्व्ड का मतलब दिमाग में एक और टर्म डाल लो, कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंजेस। ठीक है, अगर कोई चीज कंजर्व्ड है, कोई चीज कांस्टेंट है, मतलब वो चीज कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। क्यों, जैसे गौर करो, मान लो एक बॉडी यहां पर है। ठीक है, सबने मूवी देखी है बाजीगर। ठीक है, बाजीगर में क्या होता है, शिल्पा शेट्टी जो होती है ना, जब उसको शाहरुख खान नीचे गिरा रहा होता है तो बिल्डिंग के टॉप पे जब वो है, जब शिल्पा शेट्टी वो टॉप पे ऐसे बस बैठी हुई है ना, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या वो वहां पे नाच रही है, क्या वहां पे वो मूव कर रही है, नहीं। तो उसके पास वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 के बराबर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत शानदार है। लेकिन जैसे वहां से ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो जब जमीन पे हिट करती हैं वो, तो वहां पर उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत जबरदस्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी टॉप से गिर रही है तो जब वो जमीन पे हिट करेगी तो क्या उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, होगी ना। तो अगर वेलोसिटी होगी तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी का होना भी लाजमी है। लेकिन जब जमीन पे बॉडी गिर गई है, सुनना अच्छे से, ठीक है, जब बॉडी जमीन पे गिर गई है तो हाइट कितना है, अभी हाइट कितना है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। ठीक है, मतलब जब टॉप पे थी ना तो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी वाज 0, लेकिन जब जमीन पे गिरी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई ना। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो क्या वो कंजर्व्ड है, नहीं, वो कंजर्व्ड नहीं है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो जब टॉप वाली पॉइंट पे थी तो टॉप वाले पॉइंट पर ग्राउंड से हाइट बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ग्राउंड से हाइट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हाइट ना। ठीक है, अब मास उनका वही है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी यूनिफॉर्मली वही 9.8। अब इस वाले पॉइंट पे है वो रूफ के टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो जमीन पे टकराएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो भी कंजर्व्ड नहीं है। तो ना काइनेटिक कंजर्व्ड है, ना पोटेंशियल कंजर्व्ड है, बट क्या कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। चलो अब एक बात सुनते हुए चलना, कंजर्व्ड है वो तो मैं प्रूव कर दूंगा, कंजर्व्ड है वो तो मैं प्रूव कर दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन जो होता है ना, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या होता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई लोग, क्या अपने को इतनी पूरी बात क्लियर हो गई है, पक्का डन, चलें। ओके, सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने, इसको जल्दी 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 नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पे लिखा हुआ है कि वी कैन शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। जब वो टॉप से गिर रही थी तो वो जो वर्क डन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ग्रेविटी की वजह से हुआ है, और ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इस पर तो मैंने बाकायदा पूरा लेक्चर बना के डाला हुआ है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो अगर वर्क डन होता है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, अगर वर्क डन होता है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तब यहां पर आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व्ड रहने वाली है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हुए चलना, ठीक है। चलो ओके डन, पक्का। अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां बताता हूं। देखो भाई साहब, ग्राउंड लेवल येलो कलर की बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास येलो कलर की बिल्डिंग है। अब क्या हो रहा है, अगर ऊपर से कोई बॉडी अगर गिरती है, अगर ऊपर से कोई बॉडी गिरती है जमीन की तरफ, ठीक है, तो एक बात तो श्योर है, एक बात तो श्योर है कि जब वो नीचे गिर रही होगी, एक बात तो श्योर है कि जब बॉडी नीचे गिर रही होगी तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। जब बॉडी नीचे गिर रही होगी तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, बिकॉज वो चेंज हो रही ना मेरे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। अब जरा दूसरी बात करो, जैसे बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो बॉडी की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, बेटा वो हाइट अपन कहां से निकालते हैं, mgh में जो h होता है ना, वो बॉडी की हाइट होती है फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीजेस, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिक्रीजेस। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो अगर हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो कम हो रही होगी ना। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कंजर्व्ड, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं है। बट सबसे क्लासी बात यह आती है, बट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, बट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। इसका ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, पक्का डन, ठीक है। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब ना मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो रहा है, एक रफ डेटा दिखाता हूं, उसके बाद प्रूफ भी कर दूंगा। भाई हर एक काम करते हुए चलेंगे पूरे डेप्थ में, ठीक है। पहले एग्जांपल देता हूं फिर उसको प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो टॉप पे क्या हो रहा है, जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाले पॉइंट पे मान लो अगर ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, भाई जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। टॉप वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, 0 जूल्स, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब, mgh के बराबर होगी। तो मान लो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 100 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 जूल आ रहा है। तो एक काम करें, यहीं पे निकाल दे मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक है। अब पोटेंशियल कितना आ रहा है, 100, और काइनेटिक कितना आ रहा है, 0। तो कितना हो जाएगा मैकेनिकल, 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा मैकेनिकल, 100 जूल। ये कहां पे हो रहा है बेटा, ये हो रहा है टॉप पॉइंट पे। कहां पे हो रहा है, ये टॉप पॉइंट पे, ठीक है। अब जरा अपन चेक कर लेते हैं कि बॉटम पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। अब जरा चेक कर लेते हैं कि बॉटम पॉइंट पे क्या हो रहा होगा।
भाई बॉटम पॉइंट पे ये हो रहा होगा। अब मुझे जरा जल्दी बताओ कि जब बॉटम पे, जब ग्राउंड पे बॉडी पहुंच चुकी है, तो जब ग्राउंड पे बॉडी पहुंच चुकी है तो कितनी हाइट है बॉडी की ग्राउंड से? 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर इसकी हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? अब यहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना मिलेगा? भाई ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी ना बहुत तगड़ी वेलोसिटी होगी, तो बहुत शानदार काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दैट विल बी 100 जूल्स। ठीक है, अब जरा यहां पे गौर करना, जब तुम यहां पे निकालोगे मैकेनिकल एनर्जी तो वो क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितना हो गया? 0, काइनेटिक कितना हो गया? 100, मैकेनिकल कितना आ गया? 100 जूल। भाई तुमने एक बात नोट कर ली होगी अभी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है 0 से 100 मतलब नॉट कंजर्व्ड, पोटेंशियल चेंज हो रही है 100 से 0 मतलब नॉट कंजर्व्ड, लेकिन इकलौती चीज जो चेंज नहीं हो रही है ना, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। इकलौती चीज जो चेंज नहीं हो रही है ना, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। पहले भी कितनी थी? 100 जूल के बराबर, बाद में भी कितनी रही? 100 जूल के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तो बस आपको एग्जांपल दिया बेटा, ये तो बस एग्जांपल दिया। अब इसको मैं बाकायदा से प्रूव करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है। और प्रूफ कोई टफ नहीं है, प्रूफ बड़ा सिंपल है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इतनी सी बात का बस ध्यान रखना है आपको कि अगर mgh का हम फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो उसमें जो h है ना वो बॉडी की हाइट तो है, बट एग्जैक्टली कहां से है? वो बॉडी की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कर लिया होगा? ओके चले, अब जरा आपको दिखाते हैं इसका अगला वाला पॉइंट। एक सेकेंड, अब जरा आपको दिखाते हैं इसका अगला वाला पॉइंट क्या होगा। आप पहले इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शुरुआत करते हैं। चलें ठीक है, फिर बढ़िया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसका प्रॉपर ग्राफ, इसका प्रूफ देखते हैं अपन। ठीक है, चलें एक बार अगर आप चाहें तो प्लीज स्टेटमेंट को रेफर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? वी कैन शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड बोले तो कांस्टेंट। ठीक है, इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव, अगर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं अगर वो कंजर्वेटिव हैं तो। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब बार बार बता चुका हूं, इट रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। ठीक है, बट फोर्सेस वाली कहानी अलग होती है। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं तो वो मैं पूरा लेक्चर डिलीवर कर चुका था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका एग्जैक्टली क्या पूरा प्रूफ होगा वो देखने के लिए यहां पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे हम इसको शो करने वाले हैं, और इसके लिए बस एक बात पे जरा गौर फरमाइएगा। कंसिडर अ बॉडी अंडर फ्री फॉल, कंसिडर अ बॉडी अंडर फ्री फॉल। ठीक है, अब जब बॉडी अंडर फ्री फॉल है तो एग्जैक्टली कैसे वो पूरी का पूरी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली है। चलिए बेटा, अब आपको यहां पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है ना उसका सार यहां मिलने वाला है। ठीक है, गौर करो, ये ग्राउंड लेवल है बेटा। क्या है ये है ग्राउंड लेवल। क्या है ये? ग्राउंड लेवल है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ये रही बॉडी। ठीक है, अगर ये बॉडी अंडर फ्री फॉल है, ठीक है, अगर ये बॉडी अंडर फ्री फॉल है तो बॉडी ऐसे टपकने वाली है नीचे की तरफ। ठीक है, बॉडी अंडर फ्री फॉल थी, बॉडी टपकेगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, ये वाला पॉइंट था, तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स के बिना नामकरण करना शुरू कर दो यार। इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद बीच में कहीं पे एक पॉइंट आ रहा होगा, बीच में कहीं पर एक पॉइंट आ रहा होगा, इसको बी नाम दे दो। और जमीन पर एक पॉइंट आ रहा होगा, जमीन पर भी तो बॉडी पहुंचेगी ना भाई। जब बॉडी गिर ही गई है तो पहले ए पे थी, फिर कहां दिखाई देगी? बी पे, फिर कहां दिखाई देगी? सी पे। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि जो बी वाला पॉइंट है वो एकदम बीच में आ रहा है। अब वो पिकासो वाला डायग्राम है भाई, अगर तुमको लग रहा है तो मैंने बनाया अच्छे से। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि जरूरी नहीं कि बी बीच में आ रहा हो। ठीक है, कहीं भी आ सकता है। यहां पे कहानी खत्म हो रही है ना, तो खत्म वाले पॉइंट को मैं जेड बोल दूं, क्या चलेगा आपको इतना? ठीक है, अब क्या है कि बॉडी ऐसे नीचे टपक रही है। ठीक है, अब जरा भाई साहब समझते हुए चलना क्या क्या डिनोशंस हम यहां पे यूज करने वाले हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो भाई, पहली बात तो एक काम करना, ये जो पूरी टोटल हाइट है ना, इस टोटल हाइट को h ले लो। क्या ले लो? h ले लो। उसके बाद ये जो है इसको x ले लो। अगर ये पूरा h है और ये वाला x है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? ये h माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पहले
मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो ए पर है वही बी पर है वही सी पर वही जेड पर है, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी ए पर है वही बी पर है और वही जेड पर है। इसका मतलब अगर तीनों जगह पे सेम आ गई मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड है। बस वही वाला पॉइंट तो प्रूव करना है, ठीक है। अब जरा गौर करो कैसे करेंगे। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं ए वाले पॉइंट से। कहां शुरुआत करते हैं? ए वाले पॉइंट से। करें शुरू। देखो भाई साहब, एट पॉइंट ए, जब ए वाले पॉइंट पे हम गेम खेलेंगे, ये रहा आपका ए वाला पॉइंट, तो यहां पहले निकाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल दीजिए बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास तो बॉडी का m के बराबर ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर ही है। अब जमीन से इसकी हाइट कितनी है? जमीन से इसकी हाइट है h के बराबर, लिखा है पिंक कलर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? mgh। आया क्या समझ? पक्का डन, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जरा एक बात पे आप गौर फरमाइएगा, या जिस वाले पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर जब बॉडी रखी हुई है, तो बॉडी के पास क्या वेलोसिटी है? बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अगर बॉडी के पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो भाई साहब बॉडी रुकी है ना वहां पे, बॉडी थांबा स्टेट में है, बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया? mgh। काइनेटिक कितना हो गया? 0 के बराबर। तो अगर आप यहां पे निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज, क्या करेंगे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्या करेंगे आप? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब पोटेंशियल कितना है यहां पे? पोटेंशियल है यहां पे mgh और काइनेटिक कितना है? 0। तो यहां से मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी mgh के बराबर। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट ए। पक्का? ये आ गई है मैकेनिकल एनर्जी एट ए वाला पॉइंट। भाई साहब ये रहा डन, ये हो गया आपका डन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पक्का डन, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी ए वाले पॉइंट पे कितनी आ रही है? mgh आ रही है। अब मेन काम तो ये है कि अगर बी पर भी सेम आ जाए, सी पर भी, मतलब जेड पर भी सेम आ जाए, तो अब एक काम करते हैं, ए पर तो निकाल दिया हम लोगों ने, अब एक काम करा जाए, यही मैकेनिकल एनर्जी अब निकाल दी जाए एट पॉइंट ये नीचे वाला, मतलब जेड वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब हम ये वाला कार्यक्रम करने वाले हैं एट पॉइंट जेड, तो क्या होने वाला है? जरा गौर फरमाइएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब जेड वाले पॉइंट पे आप बात करेंगे ना, तो z वाले पॉइंट पे पहली बात तो बॉडी की हाइट क्या है बेटा? याद रखो, भूल मत जाना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है mgh, उसमें h क्या होता है? उसमें h होती है बॉडी की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। h क्या होता है? बॉडी का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर बॉडी ग्राउंड पर ही पड़ी है, अगर बॉडी ग्राउंड पर ही पड़ी हुई है, तो हाइट क्या है इसकी? 0 के बराबर। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mg और हाइट कितना हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पे? 0 के बराबर, ठीक है। अब मसला अटकता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या निकालना अब यहां पे आपको कि z वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? भाई पूरा मोशन चेक करो फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। तो अगर हम पूरा मोशन चेक करते हैं फ्रॉम ए टू जेड, तो आपको अब ये बात समझ में आएगी कि अच्छा, बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया ए से, तो ए से आपने ड्रॉप किया ना, तो ए पर क्या होगी एनर्जी, या ए पर क्या होगी वेलोसिटी? ड्रॉप करना मतलब कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करी नहीं है, तो इनिशियली बॉडी को कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है, तो यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, तो ए क्या हो जाएगा? प्लस जी के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? हाइट के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहां पर? हाइट के बराबर हो रहा है। अब जरा गौर करना, अच्छे से गौर करना। देखो बेटा, ये आ गया u इक्वल टू 0, ए कितना आ गया? g के बराबर, s कितना आ गया? h के बराबर। नाउ आपको निकालना था कि z पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर आपको z पर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको z पर चाहिए होगी वेलोसिटी क्या है? ए पर थी इनिशियल वेलोसिटी, z पर थी फाइनल वेलोसिटी, मतलब यू नीड टू फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 2as इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब एक काम करो, आपको निकालना है वेलोसिटी फाइनल, तो यहां से v स्क्वायर क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2as
भाई यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, जीरो, जीरो का स्क्वायर बोले तो जीरो। उसके बाद 2a क्या होगा, g के बराबर, और s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gh के बराबर। ठीक है भाई साहब, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, पक्का, डन। अब मेरा इंटेंशन क्या था कि z पर पोटेंशियल कितना होगा वो तो मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। अब मुझे निकालना है कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके लिए चाहिए थी वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी मिल गई है 2gh, वेलोसिटी आ गई है 2gh, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालने वाला हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से निकलने वाली है काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट z, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया, 2gh आ गया। वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया, 2gh आ गया बेटा। अब तो काम हो गया, यहां पे 2 से 2 निपट गया, कितना बचा, mgh, कितना बचा, mgh। अब जरा इसको एंडिंग देते हैं, जरा गौर करिएगा। आपको निकालना होता है मेजरली कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी। क्या निकालना होता है आपको कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट z। भाई कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, कितना है पोटेंशियल, जीरो, और कितना है काइनेटिक, mgh। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट है भाई साहब, z वाला पॉइंट, ठीक है। तो z वाले पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। क्या बोलते हो, एट पॉइंट कौन सा ले रहे थे हम, z वाला, तो वहां पर कितना आ गया मैकेनिकल एनर्जी, mgh के बराबर आ गया। भाई साहब काम खत्म हो रहा है आपका, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। भाई जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही थी पॉइंट ए पर, वही मैकेनिकल एनर्जी आ रही है पॉइंट जेड पर, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो है। लेकिन बच्चे सोचते हैं सर बी पर तो आपने निकाला ही नहीं, तो अब बी पर भी निकाल के दिखा देता हूं। वहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का समीशन जो है वो एक्जैक्टली mgh के बराबर ही आने वाला है। दैट्स डन पार्ट, ठीक है। तो एक काम करो, पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसमें हम आगे बढ़ने वाले, जल्दी करो। चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट डन हो चुका होगा। अब यहां पे मैटर ये बचता है कि ए पर तो निकाल दी आपने, जेड पर भी निकाल दी, अब आपको निकालना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होने वाली है एट पॉइंट बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी करते हैं भाई साहब, यहां से पूरा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट मिटाता हूं और फिर यहीं पे, बिकॉज डायग्राम चाहिए ना यार, सपोर्ट करने के लिए डायग्राम तो यहां पे चाहिए ना, तो डायग्राम रहेगा और बस बी पे निकाल देंगे, ठीक है। गौर तो कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट तो कर लिया होगा। चलो अब निकालने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, भाई जल्दी जल्दी जल्दी, एट पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट भाई, एट बी। चलो भाई जल्दी करें, कुछ नहीं करना है, बस काइनेटिक निकाल दे, पोटेंशियल निकाल दे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट बी पे निकालना है। पहली बात तो एक काम करते हैं, निकालते हैं पोटेंशियल। क्या निकाल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी अगर बी पे निकालनी है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा m इंटू जी। उसके बाद हाइट निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। भाई साहब ये आ गई है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक काम करा जाए, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम समझते हैं कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको वेलोसिटी नहीं पता ना भाई साहब, वेलोसिटी कौन सी लोगे पता है, अगर आपको मैकेनिकल निकालनी है बी वाले पॉइंट पर, तो वेलोसिटी भी कहां की लेंगे आप, बी वाले पॉइंट की लेंगे। तो अब जरा चेक करो कि बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रही होगी। इसके लिए मोशन से चेक करना फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसके लिए हम मोशन चेक करेंगे फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज बी पे ही काम करना है ना। तो इसके लिए हम मोशन चेक करने वाले हैं फ्रॉम ए टू बी। बेटा जब बॉडी ए से बी जा रही है, तो आपने बॉडी को इनिशियली क्या वेलोसिटी प्रोवाइड करी, जरा गौर करना। बॉडी को आपने इनिशियली क्या वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस जी के बराबर। क्या हो जाएगा, प्लस जी के बराबर। और जब बॉडी ए से बी आ रही है, तो बॉडी में क्या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है केवल और केवल एक्स के बराबर। गलती मत करना प्लीज, ठीक है। तो यहां पे जब पोटेंशियल निकालना था ना बी पर, जरा वहां पे गौर करना। यहां बच्चे अटकते हैं, ठीक है, यहां बच्चों को डाउट भी आता है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बी वाले पॉइंट पे, मतलब यहां निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है mg इंटू हाइट। तो mg तो लिख दिया मैंने, उसके बाद हाइट कहां से मेजर करनी पड़ेगी, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से ही मेजर करते हैं, तो h माइनस एक्स। लेकिन सर यहां पे आपने क्या करा, देखो बेटा
ए वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है। अब मुझे चाहिए कि बी वाले पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी, मुझे क्या चाहिए कि बी वाले पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी। तो मुझे मोशन बस ए से बी तक का चाहिए था, ठीक है। ए से बी तक के मोशन में ए पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है और बी पर जो वेलोसिटी मुझे चाहिए वही तो फाइनल है। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी, ठीक है। अब एक काम करो, थर्ड इक्वेशन लगा दो। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2a कितना होगा, g के बराबर, s क्या हुआ, a से b तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रैवल करा आपने, सिर्फ x के बराबर, इक्वल टू वी स्क्वायर। और मैं लिख चुका हूं ना कि u कितना होगा, 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, छोड़ दो 0, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2gx के बराबर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2gx के बराबर। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम, उसके बाद वी स्क्वायर क्या आ रहा है, वी स्क्वायर आ रहा है 2gx, वी स्क्वायर क्या आ रहा है 2gx। अब भाई साहब जब यहां से आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी तो ये आ जाएगा mgx, क्या आ जाएगा बेटा, mgx, ठीक है। तो ये रही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और ये रही आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब आपको निकालना है मैकेनिकल एनर्जी, क्या निकालना है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। उसके लिए बस क्या करना पड़ेगा, समेशन, बस दैट्स इट, ठीक है। तो नाउ मैकेनिकल एनर्जी किस वाले पॉइंट पर, एट पॉइंट बी इज, जरा गौर करें, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। भाई साहब mgh आना चाहिए बिकॉज ए और z पे आ चुका है mgh, तो b पर भी क्या आना चाहिए, mgh, तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। अब जरा गौर करें क्या आने वाला है, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल कितना आ चुका है बेटा, mgh माइनस mgx, तो मतलब mgh माइनस mgx, खोल दिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है। और प्लस कितना आया था काइनेटिक, तो काइनेटिक आ चुका है हमारे पास जस्ट mgx के बराबर, कितना आ चुका है, mgx के बराबर। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी जो बचेगी ना वो कितनी बचेगी, mgh बची। बेटा डन हो गया केस, डन हो गया। इसको इक्वेशन को नाम नहीं देते ना तब भी चलेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सी बात जो आप लोगों ने अभी नोट कर ली है, फिगर आउट कर ली है, वो ये है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर आ रही है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी जेड पे आ रही है और उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी बी पे आ रही है, ठीक है। तो अगर हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर आ रही है, अगर हर पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर आ रही है, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ME का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो वी कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भाई साहब जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसमें अपन आगे बढ़ने वाले हैं पूरा बकायदा से। यहां ध्यान देना, फ्री फॉल वाला एग्जांपल लेकर के इलस्ट्रेट करना था तो हमने फ्री फॉल का एग्जांपल ही लिया और बॉडी को गिराया भी है h की हाइट से ही, ठीक है। h की हाइट से गिराने के बाद हमने इसको प्रूव कर दिया। ए और z पे निकाल चुका था पहले ही, mgh ही आया था वहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी, और b पर भी निकाल दिया मैकेनिकल, कितना आ रहा है, mgh के बराबर आ रहा है। हेंस प्रूव्ड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। जल्दी इसको तरीके से नोट करो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है, फिर ये वाला काम तो आपका हो चुका होगा। अब जरा इसे गायब किया जाए, ये अब आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। जरा इसका पूरा मोशन चेक करिए क्या हो रहा है। एक सिंपल सा पेंडुलम था, एक टाइम पे यहां पे था, जब पेंडुलम यहां पे था ये इसके पास मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 के बराबर। क्यों बेटा, अगर इस बॉडी के पास इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होती तो बॉडी इसको ओवरशूट करके आगे नहीं निकल गई होती, ठीक है। बॉडी यहां पे क्यों रुक रही होती, ठीक है, आया समझ। और यहीं पे अगर बॉडी, अगर यहां पर जब आ गई है बॉडी, अगर बॉडी के पास यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी होती तो बॉडी यहां पे रुकती क्यों, बॉडी इसको ओवरशूट करके आगे चली जाती। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, पक्का। तो अगर कोई बॉडी किसी एक्सट्रीम पे जाकर के रुक रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर बॉडी के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा आपको बताते हैं इसका पूरा तरीके से, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई फिक्स्ड सीलिंग है, ये माना हमने फिक्स सीलिंग कोई, ठीक है, ये हमने मान लिया है फिक्स सीलिंग हमारे पास है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, एक पेंडुलम है,
और ये पेंडुलम बॉब है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको यहां से छोड़ा तो पेंडुलम वेंट लाइक दिस और पेंडुलम यहां पहुंच गया। जब पेंडुलम यहां पहुंच गया है तो ये रहा आपका पेंडुलम, पक्की बात है, और ये रहेगा इसका स्ट्रिंग, ये रहेगा इसका स्ट्रिंग, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, ये जो पॉइंट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट को कहा जाएगा राइट एक्सट्रीम। क्या कहा जाएगा इसको? राइट एक्सट्रीम। और जो पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है इसको हम कह देंगे लेफ्ट एक्सट्रीम। और ये इसके पूरे ऑसिलेशन का दिस इज द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन के अबाउट ही यहां पर टू एंड फ्रो मोशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करा जाए, अगर आप राइट एक्सट्रीम की बात करते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अगर बात करते हैं राइट एक्सट्रीम की, तो राइट एक्सट्रीम पे एक सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, पक्का। लेकिन यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो रही होगी? ये हो रही होगी मैक्सिमम, बिकॉज आपको पता ही है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना बेटा, जरा गौर करिएगा, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बेटा अब अगर मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रहना है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज्ड होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आ रही है 100, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 100 आ रही है, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है दो पैरामीटर्स के ऊपर, काइनेटिक के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर। मान लीजिए मैकेनिकल तो 100 है, लेकिन अगर काइनेटिक की वैल्यू अगर 0 हो गई है, ठीक है, तो मैकेनिकल 100 है और काइनेटिक की वैल्यू अगर 0 हो गई है, तो पक्की बात है कि पोटेंशियल को कितना बनना पड़ेगा? 100 बनना पड़ेगा, पक्का, डन। तो वही वाला पॉइंट तो मैं पिच कर रहा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है देन पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बिकम मैक्सिमम, पक्का, डन। चलें, सेम काम यहां पे होने वाला है लेफ्ट एक्सट्रीम पे। ये Lx का मतलब क्या होता है? लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? 0 के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर होना पड़ेगा मैक्सिमम। क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम, ठीक है। अब जरा यहां पे गौर किया जाए मीन पोजीशन पे, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या होगा पता है? जब पार्टिकल यहां से निकल रहा होगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा, तो यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो टॉप होगी। क्या बोला मैंने? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होगा तो उस पॉइंट पर बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी वो टॉप होगी, और इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम। बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम, और बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पर हो जाएगी 0। यहां ध्यान देना, मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यू है दिस विल बी मिनिमम। क्या बोलते हो भाई लोग? पक्का ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो ये कहानी होती है फॉर अ सिंपल पेंडुलम। एक टाइम ऐसा होगा जब पार्टिकल यहां पर भी तो होगा मीन पर, जब पार्टिकल मीन से क्रॉस ओवर कर रहा होगा, जब पार्टिकल मीन से क्रॉस ओवर कर रहा होगा, पक्का ये वाली बात समझ में आ गई। राइट एक्सट्रीम मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम, तो राइट और लेफ्ट पे क्या हो रहा है? काइनेटिक हो रही है 0, पोटेंशियल हो रही है मैक्सिमम, और मीन पर क्या हो रहा है? मीन पर काइनेटिक हो रही है मैक्सिमम और पोटेंशियल कितनी हो रही है? सिर्फ 0 के बराबर, ठीक है, या मिनिमम, ठीक है। चले ओके डन। एक काम करो, इसे जरा नोट कर लो, ठीक है। अगर समय कम है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज तो मैं कहता ही हूं भाई साहब कि हर लेक्चर में, मेरे हर लेक्चर में कॉपी किताब लेकर के बैठा करिए, तरीके से नोट करते हुए चलिए, ठीक है। चले ओके डन। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा? ओके, क्लियर करते हैं। चलें, तो ये हमारा जो पूरा कंटेंट है वो खत्म हो गया। आपको करवा दिया है पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बहुत तरीके से करवा दिया है। तो आपको बस ये करना है कि नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, और हर एक पॉइंट को ना एक बार वापस से रिवाइज करो, वापस से रिवाइज करो, और फॉर्मूले की शीट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको जरूरत लगती है तो वापस से एक बार देख लो लेक्चर, ठीक है, उससे क्या है कि जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रश अप हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चले ओके डन। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वहीं पे खत्म होता है, और बाकी जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो बैचेस अवेलेबल है वो ये रहे आपके सामने, ठीक है। सीबीएसई स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है, तो बच्चों को परेशानी नहीं आएगी। यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग नोट्स वगैरह, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।